वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम प्रोग्राम में करने जा रहे हैं पीडीएम के इकट्ठ का रिपोर्ट कार्ड। जनाब, जब से पीडीएम बना, बल्कि इसकी जो बुनियाद थी एपीसी की वो रखी पीपल्स पार्टी ने। गाहे गाहे हम सुनते थे कि अफवाहें आ रही हैं, कभी एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई किसी बात पर खाफी है तो किसी बात पर कोई शाकी है। लेकिन हमने इस पर बात तो की, लेकिन हमेशा से यही कहा जाता था कि शायद ये इत्तेहाद टूट जाए। फिर भी हमने देखा कि जल्द से जुलूस, जो पहला पूरा का पूरा इनका फेज था वो हुआ, अब दूसरे फेज में जाने जा रहे हैं तो एक बार फिर ये बातें गर्म होना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रात आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में, खासकर पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ अपना तज्जिया दिया, कुछ इनसाइट दी है। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। असल मसला पीडीएम के अंदर इस वक्त वो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही बानी भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अब सबसे ज़्यादा पीडीएम के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पीपल्स पार्टी न इस्तीफ़ों के लिए तैयार नज़र आती है और ये जो ज़्यादा वक्फा दिया गया बीच में वो भी पीपल्स पार्टी के कहने पे दिया गया, न इस्लामाबाद मार्च के लिए। और दोनों जमातें ये समझती हैं, नून लीग भी और पीपल्स मौलाना फजल रहमान साहब भी, कि इस दौरान वो डील की कोशिश कर रही है या किसी और तरीके से अपना मंजिल हासिल करने की कोशिश कर रही है। सलीम साफ़ी साहब का तज्जिया और उनकी इनसाइट आपने मुलाहिजा की। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी पीडीएम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, इस्तीफ़ों के मामले, यहाँ तक कि धरने के और लॉन्ग मार्च के मामले पर भी थोड़े से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को। ऐसी हमने अफवाहें भी सुनी बहुत दफ़ा, लेकिन अब बावसूख ज़राए से सलीम साफ़ी साहब तज्जिया दे रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ ये खासकर जो इन्होंने बात की कि मुस्लिम लीग नून और JUI-FE इनको कुछ शकूक व शुबहात हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, जरा इसका भी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं है कि क्या पीपल्स पार्टी तहरीक को तूल देकर डील हासिल करना चाहती है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, महमूद सरफराज साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, रसूल बख्श रईस साहब हमारा साथ दे रहे हैं, मुनीब फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब, आपके बड़े जराए होते हैं, अंदर की खबरें होती हैं, डील शील की बातें हो रही हैं, तो ये बताएं कि पीडीएम ने जब अपना एक एलामिया जारी किया था तो उसमें कहा गया था जो भी राब्ते होंगे पीडीएम के फोरम से होंगे, अगर कोई बातचीत हुई तो क्या खबर है आपके पास? क्या पीपल्स पार्टी कुछ अलहदा से राब्ते कर रही है, अपने लिए कोई अलहदा से डील की बातें कर रही है? मैडम शेख, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि सब के सब एक दूसरे से राब्ते में है, या सब के सब कहीं ना कहीं राब्ते में है, नंबर 1। नंबर 2, पीडीएम की माशाल्लाह तारीख ऐसी है कि कोई एक कामयाबी भी इनके मुकद्दर में नहीं लिखी गई। नंबर 3, पीडीएम का जब भी फाइनल शो डाउन होता है तो वो ये नाकाम हो जाते हैं, खा वो लाहौर का जलसा हो, खा मौलाना का धरना और लॉन्ग मार्च हो। अब बात यह है कि जितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहे थे, नंबर 1, और लाहौर जलसे के आफ्टर शॉक्स, दोनों ने इस ऊंचाई और इस आफ्टर शॉक्स ने इनको हिला के रख दिया है। और सब के सब फेस सेविंग के चक्कर में है। मैडम शेख, एक और जुमला सुन लें, सब के सब फेस सेविंग के चक्कर में है। अक्सरियत को कख पता नहीं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या चाहता है। पीपल्स पार्टी को ले लें, 3 धड़े हैं मैडम शेख इस वक्त। अच्छा। एक धड़ा बिलावल के साथ दमादम मस्त कलंदर वाला, एक जरदारी साहब के साथ जो कह रहा है बेटा बिलावल जरा आराम से, जरा सुकून से, जरा देखकर, जरा एहतियात से, मैंने भी ईंट से ईंट बजाई थी और फिर एक एक ईंट लगाई थी। तो एक धड़ा वो है। तीसरा धड़ा वो है जो ला ताल्लुक है, वो कहते हैं ये पता नहीं क्या क्या, ना हमारा एजेंडा है, हम ना मुस्लिम लीग नून के साथ चल सकते हैं, ना उनके साथ हमारा कोई चीज़ मिलती है, हमें उनके साथ बैठना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की ले लें, एक धड़ा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ है। ये वो धड़ा है जो दमादम मस्त कलंदर करके डील लेना चाहता है, ढील लेना चाहता है। दूसरा है विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला, जवेद लतीफ ने जिस 6 बंदों की निशानदेही की, ये एक्चुअली 45 लोग हैं। शहबाज शरीफ के पैगामात जेल से जो आ रहे हैं वो अलहदा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि और उस पर एक वो धड़ा है जिस पर नवाज शरीफ साहब के कहने पर अब तनकीद भी शुरू कर दी गई है। तीसरा धड़ा है हम नैब से डरे हुए,
और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद आके लीड करें और मुरूसी सियासत के खिलाफ और नैब से डरे हुए। इसके बारे में मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि जो मुस्ताफी नहीं होगा मेरे कहने पर उसका आवाम घिराव करेंगे। मौलाना की हिमायत, देखिए तीनों के नजरिए अलग हैं, 11 जमातों के एक दूसरे से क्लैश है, ये तो हमें पता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ग्रेटर एजेंडा जो पीडीएम का है जिसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं उसको तो नहीं मुतासिर करेगा? मैडम शेख भट्टी साहब मुझे आगे बढ़ना है। मैं जमातों का आपको नहीं बता रहा, मैं जमात के अंदर जो जमातें बनी हुई उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, मौलाना साहब की जमात ले लें, हाफिज हुसैन अहमद के साथ चंद लोग हैं, शरानी साहब के साथ चंद लोग हैं। मौलाना शरानी ने वैसे क्या खूब कहा है कि इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड। मैंने सोचा तो नवाज शरीफ एज ए कायद सिलेक्टेड, शहबाज शरीफ एज ए सदर सिलेक्टेड, मरियम नवाज नायब सदर सिलेक्टेड, शाहिद खखन अब्बासी नायब सीनियर नायब सदर सिलेक्टेड, जरदारी साहब सिलेक्टेड, बिलावल साहब सिलेक्टेड, मौलाना साहब खुद सिलेक्टेड। आए क्या अल्लाह खैर करे, अब ज्यादा नहीं बताता। मेरी बात बेसिकली ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि सब के सब राब्ते में हैं, सब के सब डील और डील के चक्कर में हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी को बदनाम ना करें। अलग अलग से डील के, ठीक है जी। महमूद सरफराज साहबा, भट्टी साहब कहते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी को बदनाम ना करें, लेकिन सलीम साफी साहब तो कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून और JUIF को शक है बड़ा पीपल्स पार्टी पे, और ये जो भी खाना जंगी की बातें कर रहे हैं पार्टीज के अंदर ही, तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी तो तर्जुमान के इस्तीफा दिया था, क्या वो भी इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है? देखिए अलीना, वैसे क़यामत की निशानी है कि मैं ना आज भट्टी साहब से एग्री करूंगी और साफी साहब से नहीं। तो मतलब ये जरा थोड़ा सा देखिए, बात ये अलीना, आपने भी अभी बात की कि पीडीएम जो है वो एक जमात तो नहीं है, वो एक तहरीक है, एक मूवमेंट है। हाँ। जो एक अलायंस है जमातों की। हाँ। ये वही जमातें हैं जिन्होंने कल को इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं, वो बेशक ये ज़िमनी इंतखाबात हों या बेशक जब वो जनरल इलेक्शंस होंगे वो तब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन की थी, लेकिन इलेक्शन तो उन्होंने लड़ने थे ना। कोई ये तो नहीं है कि हमने इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट की है या वो करनी है। तो ये जो बात सारी, एक चीज से मैं भट्टी साहब की इस बात से एग्री नहीं करती कि वो कह रहे हैं कि नाकाम हुई है पीडीएम या होगी। बात यह है कि हम कामयाबी और नाकामी को किस जाविये में तोलते हैं। एक तहरीक जो चली जिसने हुकूमत को आइसोलेट कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमत डायलॉग करने पर राजी हो गई, एक तहरीक ऐसी कि जिसमें सारी ऑपोजिशन की जो मेन जमातें हैं वो सबकी सब इकट्ठी हो गई, हुकूमत एक तरफ रह गई, जिसमें फिर हुकूमत को यह भी कहा गया कि आप ऑपोजिशन से बातचीत करें, आप दरवाजे सारे बंद ना करें। तो मुझे बताएं कि ये उनकी कामयाबी है कि नहीं। जहां अगर आप कामयाबी को ये तोलते हैं कि जी या तो जी सेनेट के इलेक्शन ना हो या उससे पहले हुकूमत गिर जाए, तो मैं तो उसे कामयाबी नहीं मानूंगी। मैं तो कहूंगी वो मुल्क की और जमहूरियत की नाकामी है। वो तो एक अच्छी चीज नहीं होगी, इतनी एक्सट्रीम चीज अगर होए। हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। असल चीज क्या है, जो ये भट्टी साहब ने पीपल्स पार्टी वाली जो बात की है, मैं थोड़ा सा उसको आगे लेकर बढ़ूंगी। देखिए APC पीपल्स पार्टी ने बुलाई, और ये नहीं एक पहले भी थी। फिर 10 महीने नून लीग की लीडरशिप की खामोशी रही। वो मरियम नवाज साहबा का ट्विटर अकाउंट हो या वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, उनका एक बयानिया जो एक मज़ाहमती बयानिया था उसकी खामोशी रही। लेकिन तब किसी ने ये इस तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं किया। पीपल्स पार्टी पे ये क्रिटिसिज्म जब APC भी उन्होंने की, उसके फौरन बाद नून लीग के कुछ लोगों ने जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम ऑन एयर लगा दिए। फिर जो है बाद में बेशक माफी मांगी। लेकिन एक ये नैरेटिव बिल्डिंग जो होती है ना, ये पंजाब की मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर जरा नैरेटिव में हावी रहते हैं। और मैं इसको कहूंगी कि पीपल्स पार्टी की इस चीज में जरूर नाकामी है कि उन्होंने इस नैरेटिव को काउंटर क्यों नहीं किया। और ये उनकी है, ये परसेप्शन फेलियर जो है ये। तो मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग से डील लेना नहीं चाहती। नहीं, टीम प्लेयर है, वो देख रही है सबको कि क्या करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बात ये कहती रहूं कि लॉन्ग मार्च से पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी, हट नहीं सकते। उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगी। इस्तीफों की जो बात है, अगर बाकी सारी जमातें देंगी तो पीपल्स दे देगी मेरे। जहां तक स्ट्रैटेजी तो हर हफ्ते बदलती है। देखिए पीडीएम के भी जब जलसा या इजलास होते हैं तो वो उनकी स्ट्रैटेजी हर जमात की अपनी होती है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो उसमें आप पूरे पीडीएम को कैसे कह सकते हैं कि वो जो है नाकाम होगी। लेकिन ठीक है हसन निसार साहब, लेकिन एक तो माजी में भी अगर देख लें थोड़ा सा बैड ब्लड है मीसा के जमहूरियत के ऊपर, तो क्या मीसा के पाकिस्तान का भी वही आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? फिर मुझे तो सच्ची बात है, आपके को सवाल की समझ नहीं आ रही।
पता नहीं मेरे पास को टेढ़ा मेढ़ा है, सवाल भी को टेढ़ा मेढ़ा बरकरार सा रखते हुए हसन वक्फा साहब लेके डील हासिल करना चाहती है, नहीं करता ना जी। एक सवाल है जो ट्रिगर नहीं करता उसकी, मुझे उसकी औकात आगे पीछे की समझ ही नहीं आती कि क्या है ये। ठीक है, डील लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, बात क्या है ये। मुझे दे दें। चलें ठीक है, दे दूं हसन साहब? हाँ बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ठीक है, चले ठीक है, मैं आगे मूव करती हूँ। हसन साहब के जितने 5 मिनट है वो मैं इरशाद भट्टी साहब को देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मुनीफ फारूक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह अभी बात हुई, क्या आपको लगता है अगर लेट्स से बैक ऑफ कर जाती, क्योंकि माजी में हमने देखा है मिसाक जमहूरियत पे क्या हुआ, अगर बैक ऑफ कर जाती है पीपल्स पार्टी, तो मुनीब साहब कैसा होगा फिर पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए? भट्टी साहब मशवरे साइड पे रखें अभी आप। जी मुनीब साहब, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे सवाल के अंदर ये लगता है जो है ये आप इजाफी होता है। देखिए मुझे ये लगता है मेरे पास एज वी स्पीक कोई डेफिनेटिव किस्म की ये मालूमात तो नहीं कि वाकई पीपल्स पार्टी कोई हट जाएगी या इस सारे मामले से निकल जाएगी, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ संजीदा सवालात या मामलात हैं। इवन पीपल्स पार्टी के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि शायद मेरे ख्याल में उतनी जो सिंसेरिटी है या उतनी ज़्यादा जो फ्रंट फुट पे होना चाहिए, अगर ये तहरीक इसको सीरियसली लिया जा रहा है तो पीपल्स पार्टी शायद वो नहीं कर रही, और सारे डाउट भी पीपल्स पार्टी को इसी वजह से कर रहे हैं। एक वजह ये भी है कि जरदारी साहब बहुत जीरक सियासतदान है, उनका एक अपना तरीका कार है, वो शायद अपने जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त शो भी नहीं कर रहे। दूसरा एलिमेंट वो सबको पता है कि एक हुकूमत उनके पास है और अभी तक उन्होंने उस पर क्लिंग ऑन किया हुआ है, उसको दाव पर लगा देना वो कितना बेहतर फैसला होगा पीपल्स पार्टी के लिए, वो एक फैक्टर है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए ये जहन में रखिए, जो बातें नवाज शरीफ साहब ने या मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस तहरीक के शुरू में की थी, उन पे 100% और उसी नेम कॉलिंग पे उसी पिच के ऊपर पीपल्स पार्टी ने वही बातें नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने इन सो मेनी वर्ड्स कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे है, ये है, वो है, लेकिन शायद उतने हेड ऑन नहीं। कुछ लोग करते हैं, जैसे कायरा साहब हैं, वो किसी टॉक शो में बैठकर वो ठीक है वो इस तरह बातें कर लेंगे, कायरा साहब करते हैं, उनका स्टांस क्लियर है। एक दो और लोग हैं उनका स्टांस क्लियर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इतने ब्लंट नहीं है इस मामले में। उससे ये अंदेशा होता है कि शायद पीपल्स पार्टी सोच रही है कि इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या है। और विद ऑल ऑनेस्टी मैंने एक चीज़ मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे जो सफिशेंट कंडीशंस चाहिए इस तहरीक के कामयाब होने में, हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए और प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को देखते हुए, वो मुझे अभी तक इंग्रेडिएंट्स इस तहरीक के अंदर नज़र नहीं आ रहे। अब अगर वो नहीं है, तहरीक कितनी साफ़ सुथरी है, कितनी कानून के ऊपर खड़ी है, कितना असूल पे खड़ी है, वो एक बात की डिबेट है। उसके सक्सेसफुल होने के क्या इम्कानात हैं, वो अभी तक मुझे उनका फ्यूचर को इतना ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब अगर वो अभी तक आपको उसमें दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर डील की कैसे आगे कोशिश कर सकते हैं, राइट? जी पीपल्स पार्टी के हवाले से जैसे मैंने अर्ज किया ना कि वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि याद रखिए जब सादिक संजनानी साहब को बनाना था चेयरमैन सेनेट, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का कॉन्डक्ट क्या था, जब तरीके अदम एतमाद डिफीट करवानी थी तो उस वक्त उनका कॉन्डक्ट क्या था, सबको पता है उस वक्त क्या हुआ जो तमाशा लगा। फिर मैं दोबारा कहूंगा लेट्स नॉट प्ले गेम्स। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ, अभी तक क्या पीडीएम की तहरीक कैसी चल रही है। कल से दूसरे मरहले का आगाज होने वाला है। अब एहतजाज रैलियां करेंगे लोग मुख्तलिफ शहरों में जाके, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। जनरली पीडीएम के ऊपर बात करेंगे। रसूल बख्श साहब का कॉमेंट जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। पीडीएम की तहरीक और इससे मुतल्लिक जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और सलीम साफ़ी साहब का ये तज्जिया और ये इंसाइट है उनके ज़राए के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की तहरीक और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर रही है। इसके ऊपर तज्जिया मांग रहे हैं कि जो तवालत दी गई है पूरे शेड्यूल को, और ख़ास तौर पर अब एहतजाज और लॉन्ग मार्च के दरमियान में
क्या ये जो दरमियान में गैप है, ये कोई डील के लिए रखा गया है? इससे पहले सबका तज्जिया लिया। रसूल बख्श साहब, बुनियादी सवाल पे पहले तज्जिया आपका कि क्या आप समझते हैं ये भी एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा इस वक्त खोने की पोजीशन में भी पीपल्स पार्टी है, एट स्टेक भी उन्हीं का है सबसे ज्यादा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ेगी। एक दफा अगर उन्होंने वो हुकूमत छोड़ दी तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको दोबारा सिंध का इक़्तिदार उन्हें मिल सकेगा। तो वो अगर उन्होंने कौमी असम्बली में या सेनेट में भी मैं नहीं समझता कि वो अपनी सीटें छोड़ेंगे। कौमी असम्बली में वो हो सकता है कि यकजहती के लिए पीडीएम के साथ वहाँ से वो मुस्तफ़ी हो जाए, लेकिन सिंध की हुकूमत तो उनके लिए सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। वो क्या करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर अब करते हैं तो अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं, 2.5 साल पड़े हुए हैं अंडा के इंतखाबात के लिए। वो तो ऐसा मेरा गालिबन वो शायद ना करें। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो जाती है तो बाकी पीडीएम में रह क्या जाता है? और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि क्या अंदर धड़े बंदियां हैं, और वहां पे भी हम समझते हैं कि यक ज़बान और एक जहन के साथ लोग नहीं है, मुस्लिम लीग नून हो या जेयूआई हो या दूसरी जमातें हों, तो फिर तो कुछ रहता नहीं है पीडीएम के पास। तीसरी बात जो मैं इस हवाले से करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तहरीक के मकासद को देखें, जिसकी बात हमने पहले भी कर चुके हैं, कल गालिबन ये परसों हमने बात की थी कि मकासद क्या है आखिर। कि अगर मकसद ये है कि हुकूमत को गिराना है तो हुकूमत को गिराने का एक ही आईनी तरीका है कि अदम एतमाद की तारीख ले है, वो तो नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि जिस तरह से रोजाना बयानात देते हैं कि इमरान खान घर चले जाएं, मुस्तफी हो जाएं, आज तक इस तरह से बयानात देने से कोई हुकूमत जितना भी कमजोर क्यों ना हो, और यहाँ तो खान साहब है कि कैसे वो घर चले जाएंगे हुकूमत को छोड़ के, वो भी नहीं हो सकता। तीसरी बात जो वो ये कह रहे हैं कि हमने निजाम को बदलना है, तो निजाम इस तरह से तो नहीं बदलेगा। निजाम के लिए तो पार्लियामान में आना होगा। और जो ये बातें हैं कि जी हम वहाँ बैठ जाएंगे और धरना होगा, जलसे जुलूस होंगे और उससे हुकूमत मफलूज हो जाएगी, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। अगर मकासद में अबहाम है या मुश्किल है वो हासिल नहीं किए जा सकते, तो हो सकता है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजहती के लिए साथ रहे, मोहलत मांगती रहे, लेकिन अपना फैसले अभी तक वो इतना जल्दी में शायद वो फैसले ना करे। वो देखेगी कि आगे किस हद तक तारीख चलती है, क्या कामयाबी के इम्कानात हैं। बाकी उनकी एस्टेब्लिशमेंट से या किसी और से कोई बातचीत हो रही है उसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम है। ठीक है, लेकिन रसूल बख्श साहब कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? फिर तो अफादियत खो देगी ना तहरीक अपनी। एक आपने प्रेशर, एक मोमेंटम बिल्ड करना होता है अगर आपको उससे कुछ मकसूद है तो। देखिए, मोमेंटम तो जब लाहौर का जलसा हुआ है उसके बाद तो मोमेंटम तो टूट चुका है। दोबारा से इन्होंने कायम करने के लिए अब शहरों का रुख किया है कि उस शहर में जलसा कर लें, उस शहर में जलसा कर लें, रैलीज कर लें। अभी देखते हैं कि उससे क्या वो मोमेंटम दोबारा बन सकता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपने तहरीकों के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर आप इतना गैप दे दें, तसलसल ना रहे, मकसद वाजे ना हो, इतना सियासी जमातें हों, एक जमहूरी हुकूमत इस वक्त कायम हो, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं कि मोमेंटम बनता है या नहीं, मुझे तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपने एक बड़े मजे की ऑब्जर्वेशन दी है, इस जुमले को मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। महमल, रसूल बख्श साहब की राय में अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है पीडीएम से तो पीछे रह कुछ नहीं जाता, लेकिन इम्प्रेशन तो ऐसा है कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है। अगर हम इस्लामाबाद के और पंजाब की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून भी थोड़ा सा निकल के अपने अगर कारकुनान को मुतहरिक करे, तो वाकई में क्या अगर ऐसा है, अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं है, जैसे हसन निसार साहब कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस चीज से नहीं एग्री करूंगी। बात ये जरूर है, यहाँ तक मैं जरूर मानूंगी कि पीपल्स पार्टी के होने से, क्योंकि वो एक बड़ी जमात है, ऑपोजिशन की वो दूसरी बड़ी जमात है नून लीग के बाद, तो उनकी एक, और दूसरा ये कि उनका स्टेक्स भी सबसे ज्यादा है इस वक्त सिस्टम के अंदर, क्योंकि उनके पास एक सिंध की हुकूमत है, तो एक क्रेडिबिलिटी पीडीएम के प्लेटफॉर्म की ज्यादा बनती है उनके साथ रहने से। और अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई पीडीएम को छोड़ रही है। तो इवन साफी
साहब ने भी कहा कि मौलाना साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी नेशनल सियासत जो है उसको नहीं खत्म करेगी, तो वो पीडीएम को छोड़ दी नहीं। अच्छा, एक चीज अलीना देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन का काम होता है प्रेशर बिल्ड करना हुकूमत पे। आपको याद होगा कि हम हमेशा यही कह, जब ऑपोजिशन जरा खामोश हो जाती थी, ये पिछले चंद माह एपीसी या पीडीएम से पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो हम क्रिटिसाइज भी करते थे कि ऑपोजिशन क्या है, इस मुल्क में कोई ऑपोजिशन है नहीं है। तो ये तो ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन ने एक प्रेशर बिल्ड किया, एक तहरीक चलाई, मोमेंटम बिल्ड हुआ। आप देखिए 27 दिसंबर को बीबी शहीद के जो बरसी के ऊपर पीडीएम की लीडरशिप भी जा रही है। अभी तक तो ये इतलात है कि मरियम नवाज साहब भी जाएंगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी जाएंगे। तो ये पीडीएम के अंदर अगर दरारें हों इस तरह की, वो स्ट्रैटेजी पे जरूर हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो हम सारे रिपोर्ट कार्ड में एक दूसरे से हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि हमको एक दूसरे को शक शुबे से देखते हैं या ऐसी चीजें। मुझे लगता है कि ये दो चीजों की वजह से हुआ। एक तो ये है कि ये गवर्नमेंट के बयानिए को तकवीयत देती है, गवर्नमेंट जो कि आइसोलेटेड है इस वक्त अगेंस्ट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज। मैं उस तरीके से कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी हुकूमत कही जा रही है। मैं एक सियासत के अंदर जो कंसेंसस होता है, प्रोसेस होता है, उसके हवाले से कह रही हूँ। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ठीक है, मुनीब ने भी ये बात सही की कि पीपल्स पार्टी के ऊपर संजरानी फैक्टर, बलोचिस्तान असेंबली का, फिर जब ये हुकूमत आई तो उसके बाद पीएम के इलेक्शन, बाकी जो सारी चीजें हुई, उसकी वजह से इनका ट्रैक रेकॉर्ड है। उसमें पीपल्स पार्टी की एक ये परसेप्शन मैनेजमेंट जो है वो कहीं रह गई। आप देखिए, जब 10 महीने या जितने भी महीने नून लीग की लीडरशिप की खामोशी थी, तब बिलावल भुट्टो अनऑफिशियली एक ऑपोजिशन लीडर बने हुए थे। हर बात वो करते थे, बड़ी सख्त से सख्त बात भी करते थे, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के ऊपर अभी भी जो शकूक व शुबहात अगर आ रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है जो कि मेरे ख्याल में पीडीएम अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी की ठीक है, पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। इरशाद भट्टी साहब, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं और किस तरह से हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, तो मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब का कल का बयान याद आता है, जब उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि कितने साल हुकूमत करने के बाद सिंध में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गए फराहम करने में। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि जी किस तरह से बुरी तरह से सिंध हुकूमत नाकाम हुई इस ज़िम्न में और कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा मैं मॉडेस्टली हम्बली ये एडमिट करना चाहता हूं, और फिर फेडरल हुकूमत पे भी थोड़ा सा मलबा डाल दिया। तो उसके बाद कैसे वजीर आजम से इस्तीफा मांगते हैं? पहली बात तो ये है मैडम शेख के अल्लाह का शुक्र के बिल आखिर महमल को अकल आ गई और वो मेरे पेज पर आ गई, देर आयत दुरुस्त आयत। दूसरी बात ये है कि पीडीएम की नाकामी, पीडीएम की, उन्होंने महमल ने कहा कि पीडीएम की नाकामी क्या है। देखें, जलसे, जलूस, रैलियां, ये कामयाबी नहीं होती। ये इमरान खान भी कर लेगा, काफ लीग वाले भी कर लेंगे, एमक्यूएम वाले भी कर लेंगे। आप स्पीकर इंतखाबात, डिप्टी स्पीकर इंतखाबात, सदर, चेयरमैन सेनेट, अदम एतमाद और असम्बलियों में बैठना नहीं बैठना, इन पे देखें नाकाम हुए सारे किसी एक नुक्ते पर। जब मरहला आता है आखिरी धक्का देने का, गो कि मैं इस धक्के के हक में नहीं हूं कि किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो जत्थे लेकर सड़कों पर आए और मुंतखब हुकूमत को गिरा दे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब भी आखिरी मरहला आता है कि इकट्ठे होने का, उस वक़्त मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च या धरना, और कराची से बिलावल सी ऑफ नहीं करते, लाहौर में शरीफ जो हैं उनको वेलकम नहीं करते, और इस्लामाबाद में उनके जलसे से, स्टेज से तकरीरें करके गायब हो गए, और मौलाना साहब को प्लान ए पी सी डी एफ जी एच आई जे छोटी एबीसी करके बड़ी एबीसी करके निकल जाना पड़ा। तो ये कभी भी इनकी ये इस मर्तबा भी नाकाम होंगे। उड़ान बड़ी ऊंची है, जबानें बड़ी लंबी हैं, मुंह के साइज से बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा। दूसरी बात जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है, मेहरबानी है उनकी, उन्होंने एक्नॉलेज किया, वरना आजकल तो मानते ही कोई नहीं है। लेकिन मुझे बता दें, सिंध में कोई एक चीज जो हो गई हो, कोई एक यूनियन काउंसिल जो मॉडल यूनियन काउंसिल हो जिसमें सब सहूलतें हों, लाड़काना जहां भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहब, बिलावल साहब होए, वो गटर ज़दा है, कराची कूड़ा ज़दा, सक्कर सेवर ज़दा, बच्चे मर रहे हैं, कुत्ता वैक्सीन कह के तो अब तो हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं कि आपको कुत्ते वैक्सीन की बड़ी पड़ी होती है। पोलियो देख लें, थर के बच्चे देख लें, एम्बुलेंस का, खवातीन अस्पतालों के हाथों में बच्चे पैदा कर रही हैं। 12-13 साल हो गए इनकी हुकूमत को, कोई एक देख लें। वो डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर ढूंढते ढूंढते फौत हो गया, और अस्पतालों में असमत दरी होती है। कोई एक देख लें, इन जालिमों ने
इनको अल्लाह पूछे, जब ये अगले जहान जाए, इनको अल्लाह इलादा करके साइड पे करके पूछे, दुबई हिंद सिंध में जदादें बना ली, सिंध वालों की जो तबाही फेरी है वो कमाल है, कमाल की फेर दी है इन्होंने। ठीक है बटी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके थोड़ा सा एनआरओ की आजकल बड़ी बाज़गश्त हो रही है जी, हुकूमत भी कुछ एनआरओ और तहरीरी मुआहदे हुए एनआरओ के, इसकी बात करें, अपोजिशन भी एनआरओ कह रही है, मामला क्या है? ब्रेक के बाद जानिए हमारे तज्जियाकारों से। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम पीडीएम और उसकी सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, JUIFA, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं उनका क्या क्या रोल है, और जो अफवाहें उठ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी शायद किसी डील की तलाश में है अलग से, तो उसकी क्या हकीकत है या हमारे तज्जियाकारों की राय है, वो जान रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब, ये गुफ्तगू तो एक साइड पे, लेकिन एनआरओ के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल। वजीर आजम साहब ने कल भी तकरीब में कहा, उन्होंने काबीना के इजलास में इजाजत दी कि वो जो एक ड्राफ्ट था, जो ऑर्डिनेंस था फैटफ के बिल्स के चक्कर में जो हो रहा था, जिसके ऊपर कहते थे कि जी इन्होंने नैब की कवानीन में तरमीम की सूरत में हमसे एनआरओ मांगा, पब्लिक करने की हिदायत कर दी है। दूसरी तरफ से ऑपोजिशन भी भरपूर जवाब दे रही है, पब्लिक होना चाहिए, उसकी डिटेल्स अगर आपके पास कुछ हैं, क्योंकि कहते हैं जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वो मौजूद था, तो किस तरफ का पलड़ा आपको भारी लगता है? अब तो अपोजिशन भी कहती है कि हम भी वजीर आजम को एनआरओ नहीं देंगे। देखिए, ये डिटेल तो जरूर सामने आनी चाहिए। एक बात, खैर जब ये फैटअप वाला मामला डिस्कस हो रहा था तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज किया था, रिक्वेस्ट थी कि ये इनको जरूर सामने लाना चाहिए, और अगर फैटफ की तरफ से कोई पर्टिकुलर क्लॉजेस एंटर किए गए हैं किसी, या इंसर्ट किए गए हैं किसी कानून के अंदर, उसकी जो डिमांड है या जो रीजनिंग है या एक्सप्लेनेशन है वो भी बतानी चाहिए ऑपोजिशन को। ठीक है, आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट भी नहीं है इतनी, तो आपने अगर बताने, अगर आपको नई क्लॉजेस इंसर्ट कर रहे हैं, कानून को मजीद तगड़ा कर रहे हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन हुकूमत के पास होनी चाहिए जो प्रपोज कर रही है। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इसे नाम देना चाहती है, बिल्कुल एनआरओ का उनका इस्तेकाक ज़रूर दें, लेकिन ये कानून मैं इतना ज़रूर बता दूं, आज नहीं तो कल नहीं तो आज से 2, 4, 5 साल बाद कानून के अंदर सब्सटैंशियल चेंजेस होंगी जो नैब से मुतल्लिक है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वाकई फिर जिनके ऊपर सवाल उठता है। पीपल्स पार्टी का, पूरी अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि जो शिबली फराज साहब लहराते हैं या जो मुसवदा वो दिखाते हैं, वो तो जी पुराना प्रपोज्ड फारूक नाइक साहब का बना हुआ एक ड्राफ्ट था, जिसको हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया कि ये अपोजिशन ने एनआरओ मांगा है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं नहीं, इन्होंने तो बात ये की थी कि 1 अरब से कम जो है उसकी तो करप्शन नहीं होनी चाहिए, बेनामीदार में बच्चों और बीवी का नाम नहीं होना, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग को बीच में से निकाल दें, सारे मामलात हैं। सो हुकूमत का अपना एक केस है। ऑपोजिशन के हवाले से मैं ये ज़रूर बात आपको बता दूं कि ये तो एनआरओ एक ड्राफ्ट की सूरत में मांगा गया है ना, एक कानून की सूरत में अगर ऑपोजिशन मांग रही थी तो उन्होंने कहा जी कि इसको, ये कानून में ये तब्दीलियां करें, लेकिन हुकूमत ने भी अपने बहुत से लोगों को एनआरओ दिए होंगे। ये आज बातें सामने नहीं आ रही, लेकिन आगे आएंगी। अब आप देख लीजिए, कुछ तो ऐसे स्कैम्स हैं जिनके ऊपर अगर आज वो किसी और हुकूमत के दौर में हुए होते तो आज तहरीक इंसाफ अगर ऑपोजिशन में होती तो वो पहले कहती जी इनके ऊपर जरा हमें बताएं आपका क्या जवाब है। जैसे इतना बड़ा ये जो सफ़ेद हाथी BRT की सूरत में बना, डिलेज, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स, फिर उसके अंदर डिज़ाइन के इशूज़, फिर उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट एस्केलेट कर गई। सो उसके लिए उसके ऊपर भी तो कोई इंक्वायरी शारी होनी, वहाँ पर भी लोगों को, कईयों को माफ़ी दे दी गई होगी, कईयों को छोड़ दिया गया होगा, कईयों को चीज़ों को ओवरलुक कर दिया गया होगा। सो ऐसे मामलात मौजूद हैं जिनके हवाले से ऑपोजिशन का भी ये राइटफुल बात है कि दे आर राइट इन सेइंग कि नहीं, हुकूमत ने भी लोगों को कवर अप दिया होगा, कवर अप जॉब किया होगा, और बहुत सी जगहों पर लोगों को ऊपर पर्दा डाला होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी हाँ, ऑपोजिशन के केसेस हैं, बिल्कुल वो अब जो अगर बातें हैं वो तो क्लियर है, सबके सामने आनी चाहिए, हुकूमत को बिल्कुल बताना चाहिए। तो मुनीफ फारूक साहब, पार्लियामेंट में इसको लेके आए ना, उसके ऊपर बहस कराएं, ओपन हाउस हो ताकि शफाफियत आ सके।
देखिए कानून तो जो फैटफ वाला है वो तो अलीना बन गया ना, वो तो मामला खत्म हो गया। अब तो बहस इस पे है कि भाई तुमने मांगा था एनआरओ या नहीं मांगा था, ये ड्राफ्ट तुम्हारा था मियां या किसी और का था। पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन कहती है नहीं जी ये तो पुराना फारूक नाइक साहब का था, हुकूमत कहती है नहीं जी यही इनका था, यही 2 नंबरी सारी कर रहे थे। सो वो वाली बात होती है ना, योर वर्ड अगेंस्ट माइन। तो अब इसके ऊपर कुछ शहादतें तो होगी नहीं कि जी मैं शहादत देता हूँ कि उस मीटिंग में इतने लोग मौजूद थे और ये सिस ने ये बात की, तो हुकूमत कहेगी हम शहादत देते हैं हमारे पास। सो ये लड़ाई है, लड़ते रहे करते रहे। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा इमरान खान साहब को ये कि मुझसे एनआरओ मांगते रहते हैं। हाँ, फ्रॉम अ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी आपको लेम शायद सवाल लगे, लेकिन क्या किसी सालिस को दरमियान में नहीं बिठाया जा सकता या कोई इस तरह का अमल नहीं हो सकता जिससे ये अगर चले नैब कवानीन में तरमीम करनी भी है तो ये अमल ज़रा शफाफ हो जाए, दोनों जानिब से कुछ दरमियान की सूरत निकाल लें? देखिए कानून में तरमीम तो अगर करनी है तो वो पार्लियामान ने करनी है। सालिस का इसमें वो बहस अब अनीला मैंने जैसे अर्ज किया ना, वो बात अब बहुत पीछे रह गई है। अब तो लड़ाई इस बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुझसे मांग रहे हैं किसी किस्म का एनआरओ या जो भी है, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी पोजीशन में देखता नहीं हूँ कि वो किसी को कोई रिलीफ या एनआरओ दे सकें। केसेस अगलों के वहाँ पड़े हैं, कानून में अगर तब्दीली कर देते हैं अनलेस उसका एग्जिस्टिंग केसेस के ऊपर आज से फर्क डालना शुरू कर दें तो वो और बात है। तो वो अब बहस है, इसको जितना मर्जी खींच ले। मैडम शेख ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर जी भट्टी साहब जल्दी से मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। मैडम शेख ये लाहौर के एक बिजनेसमैन के घर तीनों जमातों ने मिलकर ड्राफ्ट बनाया था और ये ड्राफ्ट में 34, 38 से 34 आई थी। ये कमाल का था कि नैब के दांत निकाल दें, नैब खत्म कर दें और हमारे केसेस खत्म कर दें। अच्छा। और फिर हम 18वीं तरमीम में इसमें तरमीम करने को तैयार हैं। ये सारा कुछ किया था, लेकिन उसके बाद जब वो इमरान खान ने कहा कि ये नहीं हो सकता, बाई द वे 80% पर अमल दरामद होने लगा था, लेकिन 20% उधर लंदन से नवाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी और इनको कहते थे और मनवा लो और मनवा लो और मनवा लो। उस और मनवाने के चक्कर में पिछला भी चला गया। अच्छा ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है इसके ऊपर। जब वी होप कि पब्लिक होगा, वज़ीर आज़म ने हिदायत तो कर दी है, ऑर्डिनेंस पब्लिक होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं और फिर दोनों जानिब का जायज़ा कि ज़ाहिरी बात है कोई एक ज़्यादा बेनिफिशरी पार्टी होगी, दोनों जानिब में से किसका मौक़िफ़ ज़्यादा वज़नदार है उसके ऊपर भी थोड़ी डिबेट करेंगे। अभी आपकी इजाज़त लेंगे हम, कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।